हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मेरा नाम है विकास शर्मा। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे 15 मई 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आगामी जो आपके एग्जाम्स हैं बैंकिंग, एसएससी और रेलवे, इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो इस करंट अफेयर्स जो पीडीएफ है पूरा कंप्लीट आपको इस सेशन का, वो हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। आज मैंने जो क्वेश्चन ऑफ द डे रखा है, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्वेश्चन ये कि जो माउंट जो किलिमंजारो है वो किस देश में स्थित है। तो आपको बताना है कि माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आपके सामने ये चार ऑप्शंस हैं, एक बार ट्राई करिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सही आंसर इसका क्या है। और हमारा जो डेली हो गया, वीकली हो गया और मंथली हो गया, ये तीनों करंट अफेयर्स के जो सेगमेंट है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। Recently, the central government has moved the export of sugar, raw, white and refined from the restricted category to which category? अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जो केंद्र सरकार है, इन्होंने जो चीनी होती है रॉ, वाइट एंड रिफाइंड, तो इसके निर्यात को जो है रिस्ट्रिक्टेड श्रेणी से बदलकर किस श्रेणी में डाल दिया गया है। पहले ये रिस्ट्रिक्टेड में था और अब इसको जो है यहाँ पर प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। ठीक है, अब इसका जो पूरा मुद्दा है वो ये है कि अभी रिसेंट में क्या हुआ था कि जो भारत सरकार है, उन्होंने ये देखा कि देश में जो चीनी की बढ़ती कीमतें हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने खाने पीने के जो सामान है उसको देखा जाए तो एक तरीके से इन्होंने प्रोहिबिटेड कर दिया है। ठीक है, मतलब प्रोहिबिटेड श्रेणी में इसलिए डाला कि हम इसका एक्सपोर्ट जो है वो प्रोहिबिटेड कर देंगे। लेकिन हमारे जो आसपास के जो ज़रूरतमंद पड़ोसी देश हैं, उनके ऊपर ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं लगेगा, मतलब वहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो किया जाएगा। ऐसी कोई जो है प्रॉब्लम वहाँ के लिए नहीं रखी गई है, क्योंकि जो हमारे आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं तो उनके लिए ये छूट है, और जिनसे हमारे तालमेल काफ़ी अच्छे हैं, जैसे अमेरिका से और जो यूरोपियन यूनियन है, तो इन जैसे देशों के लिए जो है इसको अभी भी एक्सपोर्ट को इन्होंने प्रोहिबिटेड नहीं किया है, बट और देशों के लिए जो है प्रोहिबिशन यहाँ पर लगाया गया है। तो ये जो पाबंदी है वो आपकी लगी रहेगी सितंबर 30, 2026 तक। पहली चीज़ तो इसकी गाइडलाइन। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो इम्पोज किया, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डीजीएफटी, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो डीजीएफटी के द्वारा जो है ये इम्पोज किया गया है, जिसमें रॉ, वाइट एंड रिफाइंड शुगर जो है इसके एक्सपोर्ट पर हमने यहाँ पर बैन लगा दिया गया है। ठीक है, अब डोमेस्टिक रिटेल प्राइस वो भी यहाँ पर थोड़े से कंट्रोल होंगे, क्योंकि इसकी जो हम कहेंगे कि जो एक्सेसिबिलिटी है और ये इसका जो स्टोरेज है वो हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर रहेगा। लेकिन इसमें हमने एग्जेप्शंस में ईयू और यूएसए इनको रखा गया है, क्योंकि हमारे साथ इनके जो है काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। तो जो प्रेफरेंशियल कोटा सिस्टम होता है उसके अंतर्गत जो है हमने इनको यहाँ पर जगह दी गई है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, और ये जो डीजीएफटी है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की जो थीम है वो क्या निर्धारित यहाँ पर की गई है? व्हाट इज द डेजिग्नेटेड थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2026? तो इसकी जो थीम है वो है फैमिलीज, इनइक्वालिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। एक्चुअली ये हर एक साल 15 मई को ये दिवस मनाया जाता है। आपसे तीन चीज़ें एग्जामिनेशन में पूछी जाती है कि पहले तो जो इम्पोर्टेंट डे का नाम क्या है, तो यह है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़। कब मनाया जाता है? हर एक साल 15 मई को। और इस बार की जो थीम है वो क्या है? तो यह है फैमिलीज, इनइक्वलिटीज़ एंड चाइल्ड वेलबींग। ठीक है, और इसको 1993 में जो रेजुलेशन था उसके थ्रू यूनाइटेड जनरल असेंबली में इसको जो है मनाना निर्धारित किया गया था। विद रेफरेंस टू अचल रिसेंटली कमीशनड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड, विच कैटेगरी ऑफ द वेसल इज इट? क्वेश्चन बहुत अच्छा है और डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के द्वारा हाल ही में कमीशन किए गए अचल के संबंध में यह किस श्रेणी का जहाज है? तो अगर आपने न्यूज़पेपर में इस न्यूज़ को देखा होगा तो क्या हुआ है कि जो भारतीय तटरक्षक बल है उन्होंने अपनी समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत में ही बने ICGS जो अचल है, इस जहाज को अपनी टीम में यहाँ पर शामिल किया है। और ये जहाज बहुत तेज और आधुनिक हथियारों से ये लैस है, तो जिससे भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं और जो हमारे आसपास का जो इकोनॉमिक जो एरिया है उसकी जो सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पर कड़ी हो जाएगी। तो ये एक फास्ट पेट्रोल वेसल है, FPV। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसका नाम क्या है? अचल। तो ये एक फास्ट पेट्रोल वेसल है
और जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड है उन्होंने अभी जो है मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ में जो है बूस्ट किया है, और इसको जो ICGS है अचल, इसको यहाँ पर कमीशन किया गया है, जो कि एक तरीके का फास्ट पेट्रोल वैसल होगा। देखो एक ध्यान रखना कि हम लोग जब बात करते हैं आर्मी की, तो वहाँ पर दो टर्म्स आती हैं, एक आता है कमीशन और एक आता है डी कमीशन। तो कमीशन का मतलब होता है कि सेना में किसी चीज़ का आना। आपने देखा होगा कि जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि जो जूनियर कमीशनड ऑफिसर हो गए, या फिर हम देखते हैं कि और हमारे यहाँ के जो टॉप रैंकर ऑफिसर्स होते हैं, तो ये कमीशन होते हैं। कमीशन दैट मीन्स कि किस डेट को ये फुल्ली फ्लैश तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी है, वहाँ पर जो ऑफिसर्स अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते होते हैं, तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जो है उनको आर्मी में कमीशन किया जाता है। इसी तरीके से कोई जंगी जहाज या कोई और वेसल है, तो उसको भी यहाँ पर कमीशन किया जाता है, और जब वो अपनी सेवाएं पूरी कर लेता है तो हम उसको डी कमीशन करते हैं। तो ये जो टर्म है ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली यहाँ पर यूज़ होती है। तो आपको समझना चाहिए कि ये जो जहाज़ है ये कोच्चि केरल में अभी एक समारोह हुआ, तो उसमें इसको कमीशन किया गया, ठीक है। तो इसकी जो लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और दूसरी अगर हम इसकी बात करें तो इसको जो कंस्ट्रक्ट है वो कहाँ किया गया, कोलकाता में। जो हमारा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है GRSE, तो इनके द्वारा इसको कलकत्ता में यहाँ पर जो है डिज़ाइंड और कंस्ट्रक्ट किया गया। अच्छा, ये एक इंडिजीनियस जो है हमारा वेसल है। इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी। अभी इस समय आपने देखा होगा कि भारत में बहुत सारी चीज़ें स्वदेशी अभियान के तहत बनाई जा रही हैं, मतलब भारत में ही रहकर भारत के लोगों के द्वारा और भारत के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारा स्वदेशी मिशन है। तो इसका आजकल ट्रेंड जो है काफ़ी यहाँ पर चल रहा है। और इस वेसल में बहुत सारी नई नई मॉडर्न जो है वेपनी मतलब कि आधुनिक हथियार वो यहाँ पर लैस हैं, और जो एडवांस नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो कई एजेंसियाँ एक साथ मिलकर एक बेहतरीन तालमेल को सेटअप कर सकती हैं, वो फैसिलिटी इसके अंदर है। और जो हाई स्पीड जो एंड्योरेंस है वो भी यहाँ पर है, मतलब कि यह 33 नॉट से ज़्यादा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी मैक्सिमम जो स्पीड रीचिंग कैपेबिलिटी कितनी है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और जैसे कि कई तरीके के जो SAR प्रोग्राम्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्च एंड रेस्क्यू प्रोग्राम, तो उसके लिए इस तरीके के जो वेसल्स हैं वो बहुत उपयोगी साबित होते हैं। ये आपके लिए की हाईलाइट्स हैं। तो वेसल नेम आपसे पूछाएगा तो यह ICGS अचल, और ये फास्ट पेट्रोल वेसल है। और बिल्डर कौन है, यह है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE, कोलकाता में इसको बनाया गया है। और कमीशन हुआ है ये कोची केरला में। तो कमीशन का मतलब मैंने बता दिया कि जैसे आप ये समझ लीजिएगा कि जो वहाँ पर सी वाला इलाका होगा वहाँ पर इसको उतारा गया, तो ये कमीशन हुआ है हमारे जो है फोर्सेस में। ओके, who has been appointed as the chief coach of the Indian junior men's hockey team by the हॉकी इंडिया। अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जो हमारे यहाँ की जो हॉकी इंडिया टीम द्वारा भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच जो हैं, इनकी यहाँ पर नियुक्त की गई है। तो इनका नाम है फ्रेडरिक सोएज, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। हॉकी इंडिया ने अभी जो एक फ्रेंच फ्रेडरिक सोएज, इनको अभी न्यू चीफ कोच के तौर पर अभी इनको अपॉइंट किया है, और ये जो है भारत के जो जूनियर हॉकी टीम है उसके कोच के तौर पर जो है अपनी सेवाएं यहाँ पर देने वाले हैं। और अभी आपने देखा होगा कि ये जो सोएज हैं इन्होंने रिप्लेस किया है एक आइकॉनिक 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट PR सीरीज को। पहले PR सीरीज थे और अब जो है इनको यहाँ पर बनाया गया है। हुज टेन्योर एंडेड फॉलोइंग द एक्सपायरी ऑफ द 17th मंथ कॉन्ट्रैक्ट। तो 17 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के बाद में जो है अब इनको यहाँ पर जगह दी गई है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर हम इनके रिकॉर्ड की बात करें, जो फ्रेडरिक सोएज हैं ये एक फ्रेंच है, और अगर इनके 30 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो इन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया था। 195 गोल किए थे और 196 इंटरनेशनल कैप्स जो हैं वो इनके नाम पर हैं। तो एज अ प्लेयर इनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। और अगर इनका ओलंपिक में देखेंगे तो रियो 2016, 20 में, 24 में जो है काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा। और इनके गाइडेंस में स्पेन को सिल्वर मेडल मिला, और 2019 यूरोपियन चैम्पियनशिप भी यहाँ पर जीती। तो इस अगर हम इस कड़ी में देखें तो ये एक बहुत ही एमिनेंट दिग्गज हस्तियों में है, और जो इंडियन जूनियर हॉकी मेंस जो टीम है उसको आगे बढ़ाने में इनका काफ़ी अहम सहयोग रहेगा। अपॉइंटमेंट हुआ है तो ये आप देख लीजिएगा। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये सारे आपको PDF में मिल जाएंगे, ठीक है। किसको रिप्लेस किया है और क्या क्या चीज़ें, तो वो सब हमने यहाँ पर पहले ही आपके लिए मेंशन कर रखा है।
हाल ही में भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो हाउ मैनी मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग्स डिड इंडिया एंड द त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये जो एक तरीके से 3 लोगों के बीच में ये जो साइन हुआ है, तो आपको बताना है कि कितने समझौते किस तरीके के यहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो अभी जो भारत के विदेश मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर, तो अभी इनकी यात्रा हुई थी, तो भारत के जो ये डेलीगेशन है ये त्रिनिदाद और टोबैगो में पहुँचे। वहाँ पर इन्होंने 8 अलग अलग जो है वो समझौते हैं उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर हस्ताक्षर किए। तो आपसे अगर आंसर पूछा है कि कितने यहाँ पर समझौते हुए, तो ये यहाँ पर हुए हैं 8। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो समझौते मुख्य रूप से जो DPI है जिसको बोलते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी, और एग्रीकल्चर जिसमें कि चावल और बाजरा इनके लिए, और एक तरीके से आयुर्वेद को बढ़ावा देने पर जो है फोकस चीज़ें उनके बीच में समझौते शामिल हुए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच की जो दोस्ती और भी ज़्यादा व्यापक और जो रिश्ते हैं वो और भी बेहतर यहाँ पर रहेंगे। तो आपसे यहाँ पर पूछा सकता है कि अभी जो हमारे यहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर कुछ दिन पहले ये पोर्ट ऑफ स्पेन गए थे, वहाँ पर इन्होंने एक हाई लेवल इनकी विजिट थी जिसमें इन्होंने बायलैटरल टाइज के अंतर्गत में जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो में भारत के साथ मिलकर अभी जो है ये बायलैटरल टाइज यहाँ पर हुई हैं। तो ये जो 2 नेशंस के बीच में जो टाई है वो यहाँ पर 8 अलग अलग MOU साइंड हुए हैं, और इनका बेसिक एम यही है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले, हेल्थ केयर और जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग है वो यहाँ पर मजबूत हो। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो मेजर हाईलाइट ऑफ द विजिट जो है वो डिपेंड था, वो इसके ऊपर था कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के ऊपर। ठीक है, तो ये यहाँ का हम ये कह सकते हैं एक तरीके से थीम विजिट हमारी यही थी। ठीक है, और इसमें आयुर्वेदा, ट्रेडिशनल मेडिसिन और जो रीजनल आयुर्वेदिक सेंटर हैं वो कैरिबियन में इस्टेब्लिश हों, इसके लिए दोनों देश जो है वो एग्री यहाँ पर हो चुके हैं। टोटल हमारे पास में 8 समझौते यहाँ पर हुए और ये हुए हैं पोर्ट ऑफ स्पेन में। ठीक है, इन विच कैटेगरी हैज उत्तर प्रदेश बीन प्लेस्ड इन द लीड्स 2025 लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रैंकिंग। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि लीड्स 2025 जो लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में यहाँ पर रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश को जो है वो यहाँ पर रखा गया है एक्सेम्पलर की श्रेणी में। तो अभी बेसिकली हुआ क्या था कि यूपी जो है इसको लीड्स 2025 रैंकिंग में एग्जेम्पलर का जो है दर्जा दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? एग्जेम्पलर का साफ शब्दों में मतलब होता है कि यहाँ पर जो सामान की ढुलाई है, जो एक तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट इस जगह से दूसरी जगह मूव होता है तो वहाँ पर जो फेयर में जो आपका खर्चा होता है वो चीज़ें शामिल हैं, और जो बिजनेसेस हैं अलग अलग तरीके के, तो इनसे जो है बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं। तो मतलब एग्जेम्पलर कैटेगरी में रखा गया क्योंकि यहाँ पर जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो बहुत बढ़िया रहा, और एक्सप्रेसवे और नई अलग अलग जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं इसकी वजह से अब यूपी जो है वो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट की नज़रों में है, और यहाँ पर निवेश के लिए जो है एक बेहतरीन राज्य की तरह इसको यहाँ पर देखा जा रहा है। तो एग्जेम्पलर स्टेटस जो है वो यहाँ पर मिला है और इस लीड्स रैंकिंग में। ठीक है, तो ये लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स की जो रैंकिंग होती है इसमें इसको एग्जेम्पलर मिला है उत्तर प्रदेश को। ओके, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है? ये रिपोर्ट रिलीज़ होती है मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके द्वारा। और ये बेसिकली जो पिलर्स हैं जिसके बिहाफ पर इस पूरी रिपोर्ट को बनाता है, तो उसमें स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर सर्विसेज कैसी हैं, वहाँ पर ऑपरेशन एंड जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है वो यहाँ पर कैसा है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये होता है। तो एग्जाम्पली एक बहुत ही शानदार, हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को एक शानदार यहाँ पर श्रेणी में जो है इस जगह पर यहाँ पर इन्होंने रखा है। ओके, और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपने देखा कि अलग अलग तरीके के एक्सप्रेसवे, अभी कुछ दिन पहले गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो कितने राज्यों से कितने ज़िलों से होकर गुजरेगा और उसकी टोटल लेंथ कितनी है। अगर आपको ये चीज़ पता है, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो कितने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजर रहा है, पहली चीज़ ये, और टोटल उसकी लेंथ कितनी है, कितने किलोमीटर लंबा जो है वो हमने एक्सप्रेसवे यहाँ पर बनाया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस आपके पूछाएंगे क्योंकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं और उत्तर प्रदेश जो है वो एक एमर्जिंग स्टेट की तरह यहाँ पर निकल कर आगे आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जो रैंकिंग स्टेटस है वो है यहाँ पर एग्जाम्पलर।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, जिसको हम बोलते हैं एससीवी, तो इसकी जो जमा राशि डिपॉजिट है इसमें कितने % की वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। तो अभी क्या हुआ है कि जो रिसेंट डेटा है आरबीआई का, व्हाट परसेंटेज जंप हैज बीन विटनेस्ड इन द डिपॉजिट्स ऑफ द शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक SCBs एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो अभी आरबीआई ने जो अपना डेटा दिया है तो उन्होंने ये कहा है कि जो 16% जो है वो यहाँ पर इन्होंने पहले तो ग्रोथ देखी है, और इनके डेटा में ये चीज़ निकल कर आई है कि भारतीय बैंकों में जो पैसा जमा होने की रफ्तार है और जो लोन देने की रफ्तार है वो दोनों काफ़ी अच्छी चल रही है। मतलब होम लोन और बिजनेस में जो लोन है वो अलग अलग तरीके से आगे आ रहे हैं और लोगों को दिए भी जा रहे हैं, और इससे जो निवेश बढ़ने में जो इकोनॉमी है वो भी काफ़ी मजबूत हो रही है। तो डिपॉजिट्स बढ़ने से बैंकों के पास जो है वो लोन देने के लिए पर्याप्त फंड मौजूद होगा। देखो बैंक कैसे काम करता है, ये दो लोग हैं, एक पर्सन ये खड़ा हुआ है, दूसरा पर्सन ये खड़ा है, और यहाँ पर ये बैंक है। इसने आया अपना पैसा यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब बैंक के पास में डिपॉजिट्स आ गए तो बैंक क्या करेगा, इनको लोन यहाँ पर प्रोवाइड करा देगा। अब दो चीज़ें पैरेलल काम करती हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी भी बैंक लोन के जो रेट्स होते हैं अगर उसमें वो इजाफा नहीं करती, आपने देखा होगा कि रेपो रेट नहीं बढ़ी तो लोन जो हैं वो स्टेबल हैं, या फिर रेपो रेट को घटा दिया लोन सस्ते हो गए, तो ज़्यादा लोग आते हैं बैंकों के पास में पैसा लेने। अब ज़्यादा पैसा लेंगे तो मार्केट में जो है वो खर्चे भी करेंगे। तो इन सब चीज़ों के साथ जो हमारी पूरी इन्फ्लेशन और इकोनॉमी है वो इस तरीके से पैरेलली वर्क करती है। तो यहाँ पर जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है इसके लिए इन्होंने 16% की जो वृद्धि है वो यहाँ पर देखने को मिली है, और जो डेटा है वो आरबीआई ने अभी जारी किया, और 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो डिपॉजिट्स में यहाँ पर है, ठीक है। और अगर क्रेडिट ग्रोथ देखोगे तो वो भी पैरेलली है 15 से 17%, मतलब जितना हमारे पास आ रहा है उतना हम लोग एज अ क्रेडिट जो है वो यहाँ पर हम लोगों को दे भी रहे हैं। तो ये जो म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमी है वो यहाँ पर हमारी पैरेलली सस्टेन कर रही है, ठीक है। और आने वाले समय में जो 5 ट्रिलियन का टारगेट है वो भी आने वाले समय में आपको शायद देखने को मिले, क्योंकि जिस रफ्तार से ये चल रहा है तो वो जादुई आंकड़ा भी जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इसके रूप में किसकी नियुक्ति यहाँ पर की गई है। तो आपसे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछा जाएगा कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ द इंडियन नेवी। तो इनका नाम है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफेंस में, और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो ये जो ऐसे अपॉइंटमेंट होते हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी रखते हैं। अब देखो यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स हैं मैंने जो आपके लिए बता दिया, क्योंकि अभी जो ये नया अपॉइंटमेंट हुआ है तो ये किस वजह से हुआ, क्योंकि जो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं इनका अभी जो कार्यकाल है अब ये रिटायर होने वाले हैं, ठीक है। तो ये 31 मई 2026 को इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन जो है वो अगले चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ CNS यहाँ पर होंगे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा यहाँ पर जाता है। और जो वाइस एडमिरल स्वामीनाथन है ये बहुत ही हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, क्योंकि इनके पास में परम विशिष्ट सेवा मेडल जिसको हम लोग बोलते हैं PVSM ये है, और अति विशिष्ट सेवा मेडल भी है, और विशिष्ट सेवा मेडल भी है। तो करंटली जो है ये अभी सर्व कर रहे हैं वेस्टर्न नेवल कमांड जो है हमारा, वहाँ पर फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर अपनी सेवाएं ये दे रहे हैं। तो अब इनके आने से यहाँ पर जो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ में जो नए डेवलपमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर होंगे, और इनका जो टेन्योर है वो हैज़ बीन मार्क्ड एज बाय द पाइवोटल लीडरशिप रोल्स। तो मतलब जो इनका टेन्योर है वो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल रहा है, और इनके जो टेन्योर्स में बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें INS विक्रमादित्य है, और उसमें इन्होंने जो सर्विंग एज अ वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के तौर पर जो है वो भी किया है। तो इस वजह से जो है ये काफ़ी हाईलाइटेड और एक बहुत एमिनेंट पर्सन के तौर पर जो है इनकी बात यहाँ पर आई है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो इनको ऑफिस मिल रहा है, मतलब ये जो पोजीशन मिल रही है वाइस एडमिरल जो स्वामीनाथन जी को, तो ये 26 चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होंगे और 34th ओवरऑल हेड होंगे इंडियन नेवी के, ठीक है। तो ये डेटा भी इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन से नंबर के पूछे जाते हैं और किसको इन्होंने रिप्लेस किया है, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। और इससे पहले ये वेस्टर्न फ्लीट में जो है एज अ फ्लैग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के तौर पर जो है अपनी सेवाएँ दे रहे थे। फिच रेटिंग जो है इसके अकॉर्डिंग ECL ढांचे को अपनाने के बाद वित्त वर्ष 2028 में भारतीय बैंकिंग प्रणाली के औसत कॉमन इक्विटी टियर 1
के अनुपात में कितनी जो गिरावट है वो दर्ज होने का अनुमान जो है वो यहाँ पर है। अकॉर्डिंग टू द फिच रेटिंग व्हाट इज द एस्टिमेटेड डिक्लाइन इन द एवरेज कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इन फाइनेंशियल ईयर 2028 आफ्टर अडॉप्टिंग द ईसीएल फ्रेमवर्क। तो अभी क्या हुआ है कि जो फिच रेटिंग है तो इसके हिसाब से जो भारतीय बैंक है वो 2027 से लागू होने वाले जो ईसीएल नियम है, ईसीएल नियम क्या कहते हैं कि जिसमें भविष्य के नुकसान का अनुमान लगाकर पहले से ही पैसा जो है वो अलग रखा जाता है, तो इसको हम लोग ईसीएल में जो है बोलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि जो बैंकों की जो CET1 जो पूंजी होती है तो उसमें जो है थोड़ी यहाँ पर कमी आएगी, खासकर सरकारी बैंकों पर जो है इसका असर जो है वो निजी बैंकों के मुकाबले ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन आरबीआई द्वारा अगले जो है 4 साल के समय की वजह से जो है ये बदलाव जो है वो आसानी से यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें जो है यहाँ पर 30 बेसिस पॉइंट्स की जो गिरावट है इसका अनुमान है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको थोड़ा आसान से शब्दों में समझ लेते हैं। जो अभी फिच रेटिंग्स हैं इन्होंने अपना डेटा दिया और उसके हिसाब से इन्होंने कहा कि जो इंडियन बैंक्स आर वेल पोजीशंस टू ट्रांजिशन टू द ईसीएल एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के लिए जो है ये एक वेल पोजीशंस हैं इंडियन बैंक्स। और आरबीआई ने यहाँ पर फाइनलाइज कर दिया इस फ्रेमवर्क को विच इज़ शेड्यूल टू टेक इफेक्ट फ्रॉम द अप्रैल 1 2027। तो 2027 से इसको कर दिया जाएगा। ये डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिक्लाइन कितना हुआ है 30 बेसिस पॉइंट्स पर हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख लेंगे जो रेशियो विल सी अ मॉडेस्ट डिक्लाइन ऑफ द 30 बेसिस पॉइंट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2028। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो फिच है उसके अकॉर्डिंग कितना डिक्लाइन जो है 2028 तक के लिए इन्होंने जो है प्रपोज किया है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। ओके, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना विनिमय और केंद्रीय बैंकिंग सहयोग पर किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ एक संशोधित समझौता ज्ञापन MOU जो है वो यहाँ पर साइन किया है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइंड अ रिवाइज्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रिवाइज मतलब दोबारा से हुआ है MOU ऑन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड सेंट्रल बैंकिंग कोऑपरेशन विद विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो अभी क्या हुआ है कि भारत में जो आरबीआई है और जो इनका यूरोप में जो है ना, तो इनके जो केंद्रीय बैंक है वो आपस में एक डेटा शेयरिंग और बैंकों को सपोर्ट करने के लिए एक इन्होंने नया एग्रीमेंट साइन किया है बेसिकली। तो इसमें क्या होगा कि इस समझौते में जो डिजिटल पेमेंट है और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और इन्वायरमेंट के लिए जो है ग्रीन फाइनेंस है, इसके ऊपर ये लोग काम लगातार करना चाह रहे हैं। तो ये फोकस जो है वो इन सब चीज़ों के ऊपर है। तो इस स्टेप से क्या होगा कि भारत और यूरोप के बीच होने वाले जो बड़े बड़े जो ट्रेड्स हैं, तो ट्रेड्स जो MOUs होंगे उसको ये सक्सेसफुल बनाने के लिए दोनों देश जो है वो यहाँ पर आगे आ रहे हैं। तो ये हो रहा है यूरोपियन सेंट्रल बैंक जिसको बोलते हैं ECB। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है। अच्छा, एक चीज़ और है, बैंकिंग में ECB एक और टर्म होती है जिसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है और एक ECB होती है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स। तो ये जो चीज़ है वो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है कई बार फुल फॉर्म के फॉर्मेट में, और ये होती है आप कमेंट सेक्शन में बताएगा। बाकी नेक्स्ट सेशंस जो हमारा बैंकिंग का है ना, तो उसमें हमने बहुत कुछ कवर कर रखा है। एप्लीकेशन में आप जाओगे तो आपको हमारा बैंकिंग का पूरा एक कोर्स मिल जाएगा जिसमें बैंकिंग के छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो हमने कवर कर रखे हैं। पूरा फाउंडेशन बैंकिंग का हमने वहाँ पर समझा रखा है जिसमें RBI नाबार्ड एवरीथिंग इज गिवन ओवर देयर नाउ। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक इसके साथ में एक MOU साइन किया हुआ है और इस MOU में ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। और जो सेंट्रल बैंक का टाई है वो, तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऐसे पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर शामिल किए गए हैं। हाल ही में समाचारों में एक मिशन रहा था जिसका नाम है मिशन दिव्यास्त्र। तो मिशन दिव्यास्त्र जो है वो किस चीज़ से संबंधित यहाँ पर है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिशन दिव्यास जो है वो किस चीज़ से संबंधित है। तो ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा कि हमने जो अग्नि 5 जो मिसाइल है इसका सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया है उसके तहत ये जो मिशन दिव्यास्त्र है वो यहाँ पर है। इसमें आधुनिक MRI तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है और इसका मतलब ये होगा कि अब एक ही मिसाइल जो है वो एक साथ अलग अलग दिशाओं में कई दुश्मनों पर सटीक निशाना लगा सकती है। तो ये जो हमें कामयाबी मिली, इसके साथ भारत जो है उन अलग अलग देशों में शामिल हो गया जिनके पास इस तरीके की टेक्निक है। तो मतलब हमारे जो देश है उसकी सुरक्षा और हमला रोकने की क्षमता जो वो पहले से कई गुना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। तो ये किसके साथ में
है सक्सेसफुली। तो अभी जो अग्नि 5 जो मिसाइल है उसके लॉन्च के बाद में इस मिशन के बारे में बात आई थी, मिशन दिव्यास्त्र, ठीक है। और ये लाया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है आइलैंड, यहाँ से जो है इसको कैरी किया गया, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, उड़ीसा कोस्ट पर ये बना हुआ है, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, इनके नाम पर। तो ये जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी के जो नए अध्यक्ष हैं, ये किसको यहाँ पर बनाया गया है? तो अभी रिसेंट में एक अपॉइंटमेंट हुआ है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट इनके द्वारा। तो इन्होंने जसमीत सिंह बिंद्रा इनको जो है यहाँ पर बनाया है। और अब ये जो है विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी BPA के जो है वो नए अध्यक्ष के रूप में जो है वो अपनी सेवाएं यहाँ पर देंगे। तो ये जो अपॉइंटमेंट है बहुत ही रिसेंट का है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से यहाँ पर, ठीक है। जो हमारी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट होती है वो इस तरीके के अपॉइंटमेंट को डील करती है। और यहाँ पर जसमीत सिंह बिंद्रा इनको चेयरमैन बनाया गया है विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी। और ये एक 2004 के जो इंडियन रेलवे जो ट्रैफिक सर्विस IRTS है उसके ये एक अधिकारी हैं। और अब ये जो चार्ज यहाँ पर लेने वाले हैं, ही टेक्स ओवर द रेंज फ्रॉम द M अंगमुत्तु। तो ठीक है, तो इनका जो M अंगमुत्तु एक IAS अधिकारी हैं, तो इनसे ये कार्यभार जो है वो संभालेंगे। रेंज का मतलब होता है जब किसी से पावर्स जो है हमें यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। हैंड ओवर जो चार्जेस दिए जाते हैं तो उसको हम लोग रेंज वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इनसे जो है ये चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। अपॉइंटमेंट हुआ है जसमीत सिंह बिंद्रा का 2004 के जो है बैच के जो है IRTS ऑफिसर का, ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी BPA में एज अ चेयरमैन के तौर पर। हाल ही में कर्नाटक के किस कैबिनेट मंत्री का 66 वर्ष की आयु में फेफड़ों के संक्रमण के कारण जो है वो यहाँ पर निधन हो गया? तो आपको बताना है कि विच कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द कर्नाटका रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 66 ड्यू टू द लंग इन्फेक्शन। तो जो है इनको यहाँ पर लंग इन्फेक्शन हुआ था। और जो है ये एक वेटरन पॉलिटिशियन थे, इनका नाम है D सुधाकर। तो आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि जो कर्नाटक सरकार है तो उन्होंने क्या करा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो एक योजना और सांख्यिकी मंत्री थे, स्टेट मिनिस्टर फॉर द प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, तो D सुधाकर, तो इनका जो निधन हुआ है इस पर अभी शोक व्यक्त किया गया था। और अगर हम इनकी बात की जाए तो एक ये बहुत ही फेमस वेटरन पॉलिटिशियन भी थे, तो इस कारण जो है इनकी चर्चा काफ़ी यहाँ पर होती है। और उनका जो गहरा जुड़ाव है वो हिरियोर की आवाज़ के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि जो चित्रदुर्ग जो है उस ज़िले के लोगों के साथ इनका काफ़ी ज़्यादा गहरा यहाँ पर संबंध भी था। तो इस वजह से जो है इनको यहाँ पर जो है जाना जाता है वॉइस ऑफ द हिरियोर, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिरियोर की आवाज़ के तौर पर जो है इनका नाम यहाँ पर काफ़ी फेमस है, ओके। और कुछ अदर ऑबिचुरीज जो हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो केरल राज्य जो है वो अपने सबसे सर्व सम्मानित जो सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स, तो इसमें से एक है PJ अलेक्जेंडर। तो इनके निधन पर जो है वो यहाँ पर शोक मनाया गया। तो इनकी जो एज है वो 92 थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये केरल से थे और केरल राज्य ने अपने एक बहुत ही फेमस सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी जो है PJ अलेक्जेंडर, तो इनकी डेथ के बाद जो है 92 ईयर्स में तो यहाँ पर जो है एक प्रोग्राम रखा गया था, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने विशाखापट्टनम नगर GVMC के 1501 करोड़ के जो अमाउंट के प्रस्ताव को किस योजना के तहत यहाँ पर मंजूरी दी है? तो जो अर्बन चैलेंज फंड है UCF, तो उसके अंतर्गत जो है यहाँ पर इतना अमाउंट जो है वो दिया गया है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है तो इसकी एक नेशनल एपेक्स कमेटी होती है। तो इसने ग्रेटर विशाखापट्टनम में एक 3 बड़े जो प्रस्ताव है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोजल्स, तो इनको यहाँ पर इन्होंने प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। और इसके लिए जो आउटले है अमाउंट का वो इम्पॉर्टेंट है 1501.03 करोड़ का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग जो पोर्टफोलियो है वो उसमें क्या होगा कि 24/7 की जो वाटर सप्लाई है वो यहाँ पर है, और भी जो ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए जो है फंड यहाँ पर दिया गया है।
अमरावती में प्रस्तावित DIBISER मेडिकल कॉलेज में 500 बेड वाले अस्पताल के लिए कुल कितना निवेश यहाँ पर आवंटित किया गया? व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट एलोकेटेड फॉर द प्रपोज्ड वाइजर मेडिकल कॉलेज एंड 500 बेड हॉस्पिटल्स इन अमरावती? तो ये अमाउंट जो है वो है 700 करोड़ का, ठीक है। तो 700 करोड़ का अभी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने राज्य की राजधानी में जो BISER जो मेडिकल कॉलेज है, इसमें 500 बेड वाला जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसका फाउंडेशन स्टोन यहाँ पर रखा। और इस फाउंडेशन स्टोन के साथ में अब यहाँ पर जो है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ द जो मेडिकल साइंसेज हैं, इसके द्वारा ये जो समर्थित जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और जो कैपिटल यहाँ पर इसमें जो अलग अलग बड़े निवेश हैं, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसको यहाँ पर ये दिखाया भी जाता है। और 23 एकड़ भूमि पर जो है इसका निर्माण किया जाएगा। 700 करोड़ का जो है वो यहाँ पर जो है इन्होंने आउटले जो है ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो इसको आप नोट यहाँ पर कर लीजिएगा। अभी व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले फॉर द स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ सरफेस कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट मई 2026? तो आपसे पूछा गया है कि कैबिनेट के द्वारा भी हाल ही में स्वीकृत मई 2026 में कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना को बढ़ावा देने के लिए कुल वित्तीय व्यय जो है वो कितना यहाँ पर है? तो ये जो वित्तीय व्यय है ये है 37,500 करोड़ का। तो अभी जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो इनका जो यूनियन कैबिनेट जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, तो अभी क्या हुआ है कि एक बड़ा आउटले 37,500 का जो है वो कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर इसकी मंजूरी दी गई है। तो ये अमाउंट इम्पॉर्टेंट है, किस रीज़न से दिया गया है? ये फॉर द प्रमोशन ऑफ द सरफेस कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट, इसके लिए, ठीक है। तो इस योजना से क्या होगा कि भारत में 401 अरब टन जो कोयला भंडार है, इसका जो उपयोग है वो सिंथेसिस जो गैसेस है ना, जिसको बोलते हैं सैन गैस, तो इसको बनाने के लिए एक स्ट्रेटजिक जो हम कह सकते हैं कि बदलाव वो यहाँ पर किया गया है, जिससे जो इंपोर्ट्स पर जो है भारी जो हमने डिपेंडेंसी बना रखी है वो भी यहाँ पर कम होगी। और जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो इसका कुछ इस तरीके का है कि पहले जो 5,000 करोड़ वो एक ही संस्था जो सिंगल एंटिटी इसके लिए, और 12,000 करोड़ तक की जो इंसेंटिव्स है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। तो इसका जो लक्ष्य है वो है 75 मिलियन जो लिग्नाइट है इसका गैसिफिकेशन यहाँ पर करना। और लास्ट जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे वो लगभग काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिए। आप लोग एक बार यहाँ पर मैच करा सकते हैं। विच स्टेट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका? ये होगा बेरिंग स्टेट। और जापान की करेंसी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। और ये नील रिवर वाला ये भी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है। और सुंदरबन कहाँ पर है? जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ना कि बंगाली टाइगर आपने देखा है, तो ये वेस्ट बंगाल में है सुंदरबंस, ठीक है। और जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो भी कहाँ पर बनता है? सुंदरबन डेल्टा, ये आपने सुना होगा। विच प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द नोन मून्स? तो इसको बोलते हैं सैटर्न। ये 5 क्वेश्चन मैं आज आपके लिए दे रहा हूँ कि ये आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताएगा कि पाँचों क्वेश्चंस के क्या सही आंसर है। और जो पूरी PDF है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगी, जिसमें आपको डेली, वीकली, मंथली और बैंकिंग सब कुछ एक ही प्लेस पर मिलेगा। तो आगे हम लोग फिर कनेक्ट रहेंगे। अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको पूछनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। और जो 8448161988 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप करें और हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। थैंक यू गाइस वंस अगेन।